हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सीटेट 2021 के लिए मैथमेटिक्स की जो पेडागोजी को डिस्कस कर रहे थे उसका आज पार्ट 3 है। हम लोग आज पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं। तो मैथमेटिक्स जो पेडागोजी मैथ की जो हम लोग पेडागोजी कर रहे थे, गणित शिक्षण शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसका आज हमारा थर्ड पार्ट है। और हम लोग यहाँ पे 2011 से लेके 2019 के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और उसके अलावा प्रीवियस ईयर पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और हमारी जो ये MCQ सीरीज चल रही है मैथ की, इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट की भी चलेगी। EVS की हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया प्रीवियस ईयर वाला पार्ट। अब हम लोग हिंदी की कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश की भी कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा CDP की मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग फिर से CDP की एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। नई सीरीज़ नहीं कह सकते उसे, क्योंकि अभी हम लोग 1000+ क्वेश्चंस करने वाले थे, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जो मैथमेटिक्स की पेडागोजी कर रहे हैं, ये एक MCQ सीरीज़ है और जो कि आपको सीटेट में और MPTET दोनों में हेल्प करेगा, जो कि जनवरी में शायद दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर पेडागोजी का पोर्शन आता है, जहाँ पर मैथमेटिक्स के पेडागोजी आते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं आपको। और मेरा नाम तनु शुक्ला है और 200+ MCQ हम लोग करने वाले हैं, जो कि मेनली प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड होगा, क्योंकि बहुत नए नए क्वेश्चन लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर को ही बहुत अच्छे ढंग से करके जाते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे सही बनते हैं। और ये आज जो हम लोग कर रहे हैं वो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम उसे देखते हैं। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे हमें मार्क करना है, पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ पे देखना है, कौन सा कथन सही है। आमतौर पर लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, तो ये एक पूर्वाग्रह है, ना कि ये एक सही कथन है। तो ये पहला तो एकदम ही गलत होगा, क्योंकि ये जेंडर बायस्ड हो गया कि किसने कह ही दिया कि लड़के सीख सकते हैं, लड़कियां तो हमेशा कमज़ोरी होती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इंजीनियर बन रही हैं, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं, तो ये होगा नहीं। दूसरा है कि हर कोई गणित सीख सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ हमारे सारे ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है कि हर कोई गणित सीख सकता है। तो यहाँ पे हमारा B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला अगर हम देखें कि गणित को केवल कठोर अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है, यहाँ पे केवल वर्ड, चूँकि कठोर अभ्यास तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल कठोर अभ्यास ये वर्ड अपने आप में बहुत नेगेटिव है। केवल वर्ड जहाँ पर भी आता है आप उसे हटा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव में आप उसे मार्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगला है कि गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो अगर कोई भी विषय जो हमें आती है वो हमें सरल लगती है, जो हमें नहीं आती है वो हमें कठिन लगती है, तो गणित सीखने के लिए कठिन नहीं, बल्कि मतलब अगर हमें समझ में आती है तो वो बहुत ही सरल विषय है। अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो वो एक कठिन विषय हो ही जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा B ऑप्शन सही होगा कि हर कोई जो है वो गणित सीख सकता है। क्यों सीख सकता है? क्योंकि हर बच्चे के अंदर मेंटल एबिलिटी होती है, इसीलिए हमें प्राइमरी लेवल पर क्लास 8th तक 10th तक हमें मैथ तो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो मैथ सीख सकता है और ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक होता है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो गणितीय तर्क का सूचक है? गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता। तो गणितीय अवधारणा की जो परिभाषा प्रदान करने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए मैथ की पेडागोजी को कर रहे हैं, और जहाँ पर हमें परिभाषाएँ NCF में डायरेक्ट लिखा गया है कि हमें परिभाषाओं पर बल नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। NCF का जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है उसके आधार पर ही हमें मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। परिभाषा पर यहाँ पर भी बल दिया जाता है, वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, वो कभी सही नहीं होता है। अगला है कि गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन मैथमेटिकल प्रोसीजर। तो ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। अगला देखते हैं। पहले तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए, अगर आप उसे मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप एलिमिनेशन मेथड से ही निकाल सकते हैं। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरे पे हम रुक सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये हो। अगला देखते हैं कि कुशलता से गणना करने की क्षमता। तो आप प्राइमरी लेवल के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैथ की पेडागोजी, तो मैथ में हमें एकदम बच्चों को कुशल नहीं बना देना होता है कि वो छोटे बच्चे हैं उन्हें एकदम कुशलता के साथ ही मैथमेटिक्स सिखा दें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम बच्चों को वहाँ पे, बच्चे एक डेवलपिंग एज से गुजर रहे होते हैं कि क्लास 1 2 3 4 5 6, मतलब इस एज में जो बच्चे होते हैं, इस क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो एक डेवलपिंग एज से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
बजाय कुशलता के, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जहाँ पे बच्चों को कुशल बनाने की बात की जाए तो वहाँ पे कुशल बच्चे नहीं बनते। बच्चे जो है वो सीखने की प्रक्रिया से गुजरते हैं उस लेवल में। और विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करना, तो याद करना तो मैथ में सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। जितना नेगेटिव परिभाषा है उतने ही ज़्यादा नेगेटिव जो है वो मैथ के सूत्रों को याद करना वगैरह होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हम एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते थे, और वैसे भी हम इसे निकाल सकते हैं कि गणित की जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी स्टेप्स होते हैं, उसको औचित्य प्रदान करने की क्षमता, मतलब उन्हें वो सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब इस क्षमता को बच्चों के अंदर डेवलप करना होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कई बार आपको लैंग्वेज से कन्फ्यूजन हो सकती है कि कुशलता से गणना करने की क्षमता यही हो जाएगा, ये नहीं होगा। बच्चा कभी भी प्राइमरी लेवल में कुशल नहीं बनता है, हम उसे बहुत कुशल बनाने की कोशिश वहाँ पे नहीं करते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब हमारा जो 23 वाला नंबर वाला क्वेश्चन है, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम उसे देखें तो उसमें क्या लिखा गया है कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है। मतलब गणित में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियम, सूत्र और कलन विधियाँ, आकलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना, ठीक है। परिशुद्धता मतलब एक्यूरेसी, जो भी हम जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब कर रहे हैं वो मतलब उसमें एक्यूरेसी हो, सही हो, लचीलापन हो। और मैथ में लचीलापन होना ही चाहिए, क्योंकि मैथ किसी एक विधि से हम सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब मैथ का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हम अलग अलग विधियों से उसे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो यही मैथ के लचीलापन होने की को दर्शाता है। और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना, तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखी गई है उसका मतलब बहुत क्वेश्चन में मतलब है नहीं, सिर्फ यहाँ से हमें ये देखना है। हमें लास्ट अगर हम लाइन देखें कि गणित में कई बार एग्जाम में हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है, लेकिन अगर आप लास्ट लाइन में देखेंगे तो वहाँ पे सारा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं पे डिफाइन किया गया होता है। गणित में लचीलेपन किस ओर संकेत करता है, ठीक है। मतलब गणित के प्रक्रमण में नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, कलन विधि होती है और परिशुद्धता होती है, लचीलापन होता है, निपुणता होती है। मतलब ये सारे गुण होते हैं गणित के प्रक्रमण में, ये सब प्रोसेस होते हैं, ये सब विशेषताएँ उसकी होती हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें से एक विशेषता, ठीक है, लचीलेपन की विशेषता के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो गणित का लचीलापन है, ठीक है, जो गणित का लचीलापन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। जो गणित का लचीलापन है, यहाँ पे एक क्वालिटी की बात की जा रही है कि गणित में जो लचीलापन है वो किस ओर संकेत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा इतना बड़ा सा बना दिया गया है उसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे सिर्फ गणित के एक विशेषता की बात की गई है कि जो गणित में लचीलापन है वह किस ओर संकेत करता है। पहला है कि समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर लचीलापन है, ठीक है, अगर लचीलापन कहीं पर है तो वो एक तरीके से नहीं चलेगा, वो अलग अलग तरीके से चलेगा। लचीलापन का मतलब ये है कि आज मैं 9 बजे आई, अगर स्कूल के जैसे बात की जाती है ना कि स्कूल का जो समय सारणी जो हो वो लचीला होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर मैं मतलब अगर स्कूल का टाइम 9 बजे निर्धारित है, अगर मैं 9:05 पे भी पहुंच रही हूँ, मैं 9:10 पे भी पहुंच रही हूँ, 8:55 पे भी पहुंच रही हूँ, 9 बजे भी पहुंच रही हूँ, तो ये होता है लचीलापन। थोड़ा सा इधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और गणित में भी लचीलापन होता है कि जैसे कि मतलब अगर हमें गुणा करना है 5 × 3, इसका आंसर भी 15 आएगा। अगर 3 × 5 करेंगे इसका भी आंसर 15 आएगा। तो इस तरीके से गणित में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो हम अलग अलग मेथड से, मतलब एक ही प्रॉब्लम को हम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो गणित में लचीलापन की जो क्वालिटी होती है तो ये समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो समान निपुणता यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि हर जो मतलब मेथड होता है हम अलग अलग मेथड लगा सकते हैं। हर मेथड में किसी के लिए कोई मेथड अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई मेथड सही हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का ये करने की योग्यता कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, एक तरीका मैंने बता दिया, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने मैथ का एक तरीका बता दिया, आप अब वही तरीका लगाकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो वो भी नहीं होगा। तो एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। जैसे कि होता नहीं है कि मैंने एक तरीका बता दिया और उसी पर बेस्ड मैंने 50 क्वेश्चन आपको दे दिए। तो एक ही समान प्रकरण के से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो समाधान करने की जो योग्यता होती है वो भी लचीलेपन को नहीं दर्शाती है, क्योंकि हम एक ही विधि का वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा अगला ऑप्शन है कि एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, यहाँ पे हमारा एक सी ऑप्शन सही है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है, अगर कोई एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हम अलग अलग विधि का यूज़ कर रहे हैं, कि अलग अलग वैकल्पिक विधियों का यूज़ करके बच्चों को बता रहे हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, गुणा करने के हम बच्चों को 3 मेथड बता रहे हैं, जोड़ करने के, मतलब अलग अलग तरीके हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बच्चों को बता रहे हैं। तो यही होता है मैथ का
का लचीलापन, गणित का लचीलापन जो होता है वही होता है कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक से अधिक विधियों का वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो आपको लचीलापन के से यही मतलब याद रखना है कि एक से एक प्रॉब्लम के लिए एक से अधिक प्रकार की विधियों का यूज़ करके कोई भी समस्या को सुलझाना। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक तरीका फिक्स नहीं होता कि हम यही तरीका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम रीजनिंग वगैरह करते हैं, मैथ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करते हैं कि अलग अलग टेक्निक से हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा और इसे आप नोट करके रख सकते हैं कि मैथ के लचीलापन का क्या अर्थ होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन उसका मेन सार यही है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। और अगला है कि परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि एकदम एक्यूरेसी के साथ सभी समस्या का समाधान करना और सभी चरण को लिखना। कोई एक ही स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, कोई 4-5 स्टेप में लेकर जाता है। तो हर विधि के अपने अपने तरीके होते हैं कि क्यों हर विधि के अनुसार वो कितने स्टेप में जाएगा, तो ऐसा कोई बात होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मैथ के लचीलापन को यही डिफाइन करता है कि एक ही प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यही है मैथ का लचीलापन और इसे एनसीईआरटी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम हो जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हो उसको पता लगाना। ठीक है, प्रॉब्लम्स का पता लगाना जो होता है वो निदानात्मक परीक्षण होता है। और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है तो हम उसे उपचार देते हैं, मतलब कि रिमेडियल टीचिंग वहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे जो निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है गणित में, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने इसको सीडीपी में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी आप उसको अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग आंसर भी दीजिए इसका कि सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना तैयार करना, कि सत्र के अंत में जो भी परीक्षाएं होती है उसके लिए योजना तैयार करना। तो ये निदानात्मक परीक्षण का कोई उद्देश्य होता ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। बच्चों की समझ में नहीं आया, रिक्तियों को जानना। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो भी चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आई है उसका पता लगाना। इसका पता ही लगाना होता है कि जो भी चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आई है उन चीज़ों को पता लगाना, और उसके बाद निदानात्मक परीक्षण के बाद हम वहाँ पे रिमेडियल टीचिंग करते हैं। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण बच्चों को देते हैं। पहले हम रोग का पता लगाते हैं, उसके बाद हम उसे उपचार देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी होगा कि बच्चों को जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया उसको समझ में अगर उन्हें नहीं आया तो कहाँ पर समझ में उन्हें नहीं आ रहा है, कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उसको जानना, वही होता है निदानात्मक परीक्षण। और अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, तो ये फीडबैक देने के लिए निदानात्मक परीक्षण नहीं होता है। और उसके बाद प्रगति पत्र को भरना, तो ये भी नहीं होता है। यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ पर भी बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है उसको जानना, यही होता है निदानात्मक परीक्षण। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि जियो बोर्ड किस शिक्षण का प्रभावी साधन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट किया गया एक क्वेश्चन है कि जियो बोर्ड किस शिक्षण का प्रभावी साधन है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं और जैसे कि किरण, रेखा और कोण का, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं, 2D और 3D आकृतियों में अंतर, या फिर सममिति की अवधारणाएं। तो पहली बात तो यहाँ बी और मतलब ये 2D को जानने के लिए होता है जियो बोर्ड, ना कि 3D को जानने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। और अगर यहाँ पे अंतर जानने के लिए नहीं होता, 2D और 3D में अंतर जानने के लिए ये नहीं होता, तो ये दोनों तो नहीं होगा। कन्फ्यूजन आपको 1 और 2 में हो सकता है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे कि किरण हो गया, रेखा हो गया और कोण हो गया, और ज्यामितीय आकृतियों को तो ये बताता है लेकिन उनकी विशेषताओं को वो नहीं बताता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन होगा कि जो जियो बोर्ड होता है वो आधारभूत ज्यामितीय आकृतियाँ जो कि स्पेशली जो 2D होती हैं उनकी अवधारणा जैसे कि किरण हो गया, रेखाएं हो गया, कोण हो गया, तो इन्हीं वो समझाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर विशेषताएं ना होता तो ये भी आंसर बन सकता था, लेकिन यहाँ पे विशेषताएं देकर, क्योंकि वो सिर्फ शेप को डिफाइन करती हैं, बताती हैं, ना कि उसकी विशेषताओं को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये तो नहीं होगा। तो मैं आपको एक बार जियो बोर्ड को दिखा देती हूँ। आपका यहाँ पे आंसर जो बनने वाला है वो ए बनेगा। ठीक है, आप एक बार ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे आप जियो बोर्ड को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जियो बोर्ड है। यहाँ पे जियो बोर्ड में इस तरीके से बने होते हैं। ये जैसा कि ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब इस तरीके से जियो बोर्ड में हम जियो बोर्ड में शेप बना सकते हैं और बच्चे जो है शेप यहाँ से सीखते हैं बनाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेक्टेंगल हो गया और यहाँ पे ये
ट्रायंगल हो गया। तो मतलब इस तरीके से कोई भी शेप यहाँ पे बच्चों को शेप की जानकारी यहाँ पे इससे दी जाती है और जो शेप बनती है वो किरण और रेखाओं से ही बनता है। और एक बात ये है कि अवधारणा को यहाँ पे समझाया जाता है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाता, इसलिए हमारा ज़्यादा सूटेबल आंसर जो बनेगा वो ए ही बन रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे जियो बोर्ड को एक बार देख कर समझ लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं कि जियो बोर्ड इसी तरीके से होता है, उस पर कील लगी होती है और उस पर मतलब रबड़ से या किसी भी तरीके से हम इस ऐसे शेप वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है। ज्यामितीय आकृतियों को डिफाइन करता है लेकिन उसकी विशेषताओं को नहीं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट रहा है। लेकिन कई बार ज्यामितीय आकृतियाँ जहाँ पर आएंगी वहाँ पे आप सही आंसर लगा सकते हैं उसे। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। ठीक है, और अगला है क्वेश्चन है कि एलसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ठीक है, पालन नहीं करता मतलब नेगेटिव को हमें एलसीएफ का जो पालन नहीं कर रहा है हमें उसको मतलब खोजना है यहाँ पे कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। तो पहली बात तो यही है, ए है आंसर ए ही होगा, क्योंकि हमेशा जो एनसीएफ होता है वो रियल लाइफ से जोड़ने की बात करता है कि हमेशा सूत्र को बता देने से मतलब कोई भी चीज़ एनसीएफ सिखाने की बात करता है तो उस पर समझ को डेवलप करने की बात करता है, ना कि सूत्रों के माध्यम से कि मुझे आपने 4 सूत्र बता दिए उसी पर मुझे सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो इस तरीके की कोई बातें एनसीएफ नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा कि कोई भी निर्धारित सूत्र होगा, और अगर एनसीएफ सूत्र की बात करेगा भी तो उसे मतलब बच्चा खुद से उसे बनाए सूत्र को उसे बनाना सीख ले, इस तरीके की बातें करेगा, ना कि कोई एक निर्धारित सूत्र मुझे दे दिया जाए a+b का होल स्क्वायर, आपने इसका सूत्र मुझे बता दिया और मैं बार बार उसी पे सॉल्व कर रही हूँ। तो इस तरीके से कोई निर्धारित सूत्र हमें वहाँ पे बताना नहीं है, बल्कि बच्चों को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के तरीके सिखाने होते हैं। तो ये तो नहीं होगा। और अगला है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक को लिखने का जो तरीका होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज का अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी या फिर बच्चों की कोई भी किताब पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं वो एक्टिविटी बेस्ड ही होती हैं। ठीक है, तो जो भी पाठ्य पुस्तक में सामग्रियाँ प्रस्तुत की गई हैं उसके लिखने का जो तरीका होता है तो वो भी ज़्यादा सोचने वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और कक्षा के लिए चुने हुए क्रियाकलाप और अभ्यास तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, और उसे पढ़ाने की विधि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार। लेकिन जो पहला है कि निर्धारित सूत्र को बता देना, आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए निर्धारित सूत्र को बता देना, तो ऐसे एनसीएफ कोई बात नहीं करता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। कि सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, कि आप कोई भी मतलब सवाल पूछा जाए आप उसको तुरंत आंसर दे दें, ये अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। या फिर अधिकतर सूत्रों को याद करना तो सबसे नेगेटिव है, तो ये होगा ही नहीं। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें और बहुत जल्दी सवालों को हल कर देना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बताना। तो आपको सबसे बेटर पॉइंट यहाँ पे क्या लग रहा है? आप प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, ना कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं, ना कि आप एक मतलब साइंटिस्ट लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तकनीक में सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होना तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चों को हम निपुण नहीं बनाते हैं, बच्चों को हम कुशल नहीं बनाते हैं, बल्कि वो एक डेवलपिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हम उन्हें सिखाने के वो सीखने की बच्चे की स्टेज होती है। ठीक है, तो इसलिए पहला भी नहीं होगा। और बहुत जल्दी सवालों का उत्तर दे देना तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर है और उसे सॉल्व करने की तकनीकें सिखाई जा रही हैं, वो डेवलपिंग स्टेज में है, ना कि मतलब एक होड़ मची है कि मैंने जल्दी आंसर दिया है, किसने जल्दी मतलब किस बच्चे ने जल्दी आंसर दिया। तो ऐसी भी नहीं बात होती है। यहाँ पे हम प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभी अवधारणाओं को समझना मतलब कोई भी अवधारणा है उसे समझना, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया तो उसे बच्चे समझ रहे हैं और उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। वो जो भी मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसे प्रश्नों पर अप्लाई भी कर पा रहे हैं, और उनके बीच मतलब जो मैंने आज पढ़ाया और जो मैंने कल पढ़ाया मतलब चीज़ों के बीच वो संबंध भी क्रिएट कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस का संबंध भी क्रिएट कर पा रहा है। जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि मतलब बच्चों को अगर मैंने जोड़ सिखाया है तो जोड़ के लिए भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। मैंने मतलब एक नॉर्मल तरीके से जोड़ सिखाना 5-3 और 5-2 इस तरीके से जोड़ सिखाना आसान होता है, लेकिन जब आप वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को देने लगते हैं तो वही बच्चे जो है उसे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो अगर हम कोई भी अवधारणा को सिखा रहे हैं और बच्चे उसे प्रश्नों पर लागू कर पा रहे हैं और उनके भी संबंध भी खोज पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर सही होगा। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि
मतलब ए और सी आंसर भी लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारा ए और सी आंसर कभी नहीं बनेगा। और अगला है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। गणना करने संबंधी जो कौशल हैं वो किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम देखें कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके या फिर संकल्पना और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। तो अधिक से अधिक अभ्यास कराना जो होता है वो एक याद करने की प्रोसेस में आ जाता है। जैसे कि मैंने a+b के होल स्क्वायर पर एक आपको 50 क्वेश्चन दे दिए, मतलब अधिक से अधिक मैंने उस पर अभ्यास करवा दिया, तो वो आपको मतलब एक याद करने की प्रोसेस पर हो जाएगा, ना कि एक समझने की प्रोसेस होगा। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है, उसके लिए सबसे हमें सुटेबल ऑप्शन को खोजना है। हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा। मैंने अपने से ही कोई आंसर सोच लिया है और उसे वही को हम आंसर बना देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे बेटर ऑप्शन को चूज़ करना होता है हमेशा। केवल संकल्पना, तो केवल वर्ड अपने आप में बहुत नेगेटिव है। केवल एल्गोरिदम, तो इसे आप वैसे ही काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, मतलब जिसमें बच्चे एक्टिविटीज़ कर सकें। मतलब गणना सीखने के लिए सिर्फ अभ्यास के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं खेल के माध्यम से, और भी क्लास में ग्रुप के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा बच्चों के गणना संबंधी कौशल को बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, जिससे कि बच्चे बोर ना फील करें और उसमें इंटरेस्ट उनका बना रहे। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन आप जहाँ पर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं और क्रियाशील एक्टिविटीज़, मतलब तो बच्चा जो है वो एक्टिवली जहाँ पे पार्टिसिपेट करता है वही ऑप्शन सबसे सही होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगला है क्वेश्चन हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री को कक्षा में ले जाएगा। हमें लंबाई की अवधारणा को बच्चों को पढ़ाना है, तो विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको इसमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि ज़्यादा ब्रॉड सेंस को, मतलब ज़्यादा ब्रॉड एरिया को कवर कर रहा है। अगला है कि नापने वाली टेप, जैसे जिसकी तरफ एक तरफ सेंटीमीटर होता है, दूसरी तरफ मीटर होता है, तो सिर्फ ये बहुत नैरो एरिया को कवर कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। और विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, तो चार्ट के माध्यम से हम बहुत ईजिली बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के हैं। और सेंटीमीटर वाले रोलर और नापने वाले टेप, तो ये बहुत ही नैरो, मतलब तीनों ही नैरो सेंस को दिखा रहे हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे कि विभिन्न लंबाई वाली इकाइयाँ और रूलर, मतलब कि कोई छोटी कोई बड़ी, मतलब अलग अलग लंबाई और इकाइयों वाले रूलर हो। इकाई का मतलब ये है कि सेंटीमीटर, इंच, ये सब चीज़ें। और उसके बाद अगला है कि नापने वाली छड़ वाली पट्टी, नापने वाली जो छड़ वाली पट्टी होती है, मतलब बहुत सारी नापने वाली छड़ पट्टी होती है, मतलब नापने वाली छड़ें होती हैं, मतलब इतनी बड़ी छड़, इतनी बड़ी छड़, मतलब इस तरीके की छड़ें होती हैं। और उसके बाद पट्टी, बहुत सारी पट्टियाँ होती हैं जो कि वास्तुकार नाप की यूज़ करते हैं। तो मतलब ये सब जो चीज़ें हैं बच्चों को अगर हम इनका प्रयोग करके लंबाई की इकाइयों को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे और उसे अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। अगर आपको इसका आंसर ना समझ में आए तो आप ऐसे क्वेश्चन में जो भी ज़्यादा ब्रॉड एरिया को कवर करता है आप उसे लें, मतलब उसे आप आंसर चूज़ करें, आपका आंसर सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। कक्षा 3 के बच्चों को हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है कि 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। कि मैंने मतलब 4 अंकों वाला जो योग है, योग हो गया और घटाना हो गया, 4 अंकों वाली संख्या के योग और घटाना के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, मतलब जोड़ और घटाना 4 अंकों वाली, जैसे कि मैंने दे दिया 9, 5, 6, 4। ठीक है, तो इस तरीके की जो 4 अंकों वाली जोड़ और घटाना में प्रवीणता प्राप्त करना, तो ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे हैं, तो उसके लिए संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बड़े संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना या फिर 6 अंकों तक गणना करना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला है कि, और ये नहीं है कि ये ऑप्शंस बन नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पहला गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रवीणता दे दिया। ठीक है, बच्चा जो है वो डेवलपिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो गलत करेंगे, सही करेंगे, सीखेंगे, ना कि वो एकदम कुशल ही बन जाएंगे कि बहुत अच्छा उन्हें आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी प्रवीणता वर्ड यूज़ कर दिया गया है।
और 6 अंकों तक गणना करना, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। मतलब कि वो गणना उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बस 6 अंकों तक ही करें। और इसके बाद अगला है, और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो भी ज़्यादा ब्रॉड एरिया को कवर करता है क्वेश्चन, आप उसे ही लें। संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयाँ और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की संकल्पना को समझना, ठीक है, सार्थकता को समझना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कक्षा 3 के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब किस को समूह के रूप में देखना है। जैसे कि उन्हें मतलब इकाइयों के समूह के रूप में देखना। अगर हमें उन्हें 516 लिखवाना है तो वो इसे इकाई, दहाई और सैकड़ा ऐसे भी जानते रहें, ये स्थानीय मान उनका भी जानते रहें, और उसके बाद इनको समूह के रूप में भी देख सकें और पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2 अंकों की मतलब इस तरीके की इकाइयों के रूप में सैकड़ा है तो वो 3 अंक हो गया। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ब्रॉड एरिया को कवर कर रहा है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में समझना। मतलब उन्हें जैसे कि ये मैंने एक वर्ड लिखा तो वो इसे समूह के रूप में पढ़ सके कि ये 520 लिखा हुआ है। तो इन देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझ सके बच्चे। क्लास 3 के जो बच्चे होते हैं वो इकाई मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि कौन सा ऑप्शन क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रवीण कर देना, बच्चों को एकदम कुशल बना देना, तो ये हमारा कोई उद्देश्य होता नहीं है। और 6 अंकों तक ही गणना क्यों करना, मतलब वो आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 6 अंकों तक ही गणना करेंगे, क्योंकि बच्चे उसे अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ एवरेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं वहाँ पे। लेकिन हमारा जो डी ऑप्शन है वो ज़्यादा ब्रॉड एरिया को कवर कर रहा है और एक अच्छा मीनिंग भी दे रहा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोगों ने 3 पार्ट अभी तक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से पर डे आपको एक मैथ पेडागोजी की क्लास मिलेगी और बहुत जल्द आप लोगों की हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।